सो हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू टूनबाज। तुम सबको एस तो जरूर याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें इंडिगो लीग की वो पूरी जर्नी याद है? वो लीग जहां एस ने एक एक करके जबरदस्त ट्रेनर्स को हराया था। क्या एस वाकई में उस लीग को जीत पाया था? और उससे भी पहले इंडिगो लीग में हिस्सा लेने के लिए एस को 8 जिम बैजेस जीतने थे, पर सवाल ये है कि वो 8 जिम बैजेस कौन कौन से थे और एस ने उन्हें जीतने के लिए क्या क्या झेला और इस पूरे सफर में उसने कितने नए पोकेमॉन पकड़े। तो आराम से बैठ जाओ और हो सके तो कुछ खाने पीने के लिए भी ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इंडिगो लीग की एंटायर स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के एस कैचम से, जिसका एक ही सपना था दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन मास्टर बनना, जैसे हमारा सपना होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनना। अब एस 10 साल का हो चुका था और इसका मतलब था कि अब वो ऑफिशियली एक पोकेमॉन ट्रेनर बन सकता था। अगले दिन ही उसे अपना पहला पोकेमॉन मिलने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं एस ने रात को कौन से नशे किए थे कि अगली सुबह वो इतनी देर से उठा कि पोकेमॉन सेंटर पहुंचते पहुंचते सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स पहले ही खत्म हो चुके थे। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोफेसर ओक के पोते गैरी की। ये एस का सबसे बड़ा राइवल होता है। गैरी एस को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। कोई सा भी पोकेमॉन ना मिलने के बाद एस की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे कोई सा भी पोकेमॉन मिल जाए, बस वो जिंदा होना चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा पोकेमॉन मिलेगा, उसे बस अपना सफर शुरू करना था। अब प्रोफेसर ओक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो एस के हाथ में जबरदस्ती थमा देता है पिकाचू। लेकिन दिक्कत ये थी कि पिकाचू ना तो एस की सुनता था और ना ही पोकेबॉल में जाने का नाम लेता था। फिर भी एस अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है और पिकाचू को किसी तरह से घसीटते हुए अपने पोकेमॉन सफर की शुरुआत करता है। रास्ते में एस को एक पीजी दिखता है। जोश जोश में एस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। पीजी भड़क जाता है और देखते ही देखते अपने पूरी गैंग को बुला लेता है। अगले ही पल पीजी और उसके गैंग का अटैक सीधे एस और पिकाचू पर हो जाता है। भागते भागते दोनों एक नदी में गिर जाते हैं और यहीं पर एंट्री होती है एक क्यूटी मिस्टी की। पहले तो उसे लगता है कि उसकी फिशिंग रॉड में कोई मछली फंस गई है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है ये तो ऐश है। पिकाचू बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। ऐश बिना सोचे समझे मिस्टी की साइकिल उठाता है और पिकाचू को पोकेमॉन सेंटर ले जाने के लिए सीधे भाग पड़ता है। उधर पीजी का झुंड फिर से हमला करने वाला ही होता है, लेकिन इसी पल पिकाचू अपनी पूरी ताकत से एक जबरदस्त थंडरबोल्ट छोड़ता है और उस अटैक से न सिर्फ ऐश बचता है, बल्कि पिकाचू को भी समझ आ जाता है कि ऐश सच में उसकी परवाह करता है। यहीं से उन दोनों की असली बॉन्डिंग शुरू होती है और तभी आसमान में एक रहस्यमयी लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाई देता है। वो कौन था उसके बारे में हम कहानी में आगे बात करेंगे। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ऐश घायल पिकाचू को लेकर पोकेमॉन सेंटर की तलाश में वर्डियन सिटी पहुंच चुका है। यही उसकी मुलाकात होती है एक और क्यूटी से, ऑफिसर जेनी। शुरुआत में जेनी को लगता है कि ऐश कोई पोकेमॉन चोर है, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि ऐश बस एक सीधा साधा लड़का है जिसका पोकेमॉन बुरी तरह से घायल है। पिकाचू की हालत देखकर ऑफिसर जेनी आखिरकार पिघल जाती है और उन्हें पोकेमॉन सेंटर का रास्ता बता देती है। थोड़ी ही देर में ऐश और मिस्टी पिकाचू को लेकर सीधे पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं और यहीं पर एंट्री होती है सीरीज के सबसे आइकॉनिक विलन टीम रॉकेट की। एक ऐसी गैंग जिसका काम ही होता है दूसरे के पोकेमॉन्स को चुराना। उधर मिस्ट्री अपनी टूटी हुई साइकिल को लेकर ऐश के सामने खड़ी हो जाती है और साफ साफ बोल देती है इस साइकिल का हर्जाना तुम्हें ही भरना पड़ेगा। इसी बीच ऑफिसर जेनी पूरे शहर को अलर्ट करती है। आसमान में एक अजीब सा हॉट एयर बलून मंडरा रहा है और उसमें बैठे लोगों का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा है। कुछ ही देर में टीम रॉकेट सीधे पोकेमॉन सेंटर पर हमला कर देती है ताकि वहां मौजूद पोकेमॉन चुरा सके। एस, मिस्ट्री और नर्स जॉय सबको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ कोशिश कर पाते हैं। असली हीरो तो फिर भी अपना पिकाचू ही बनता है। एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक अटैक के साथ वो सबकी जान बचा लेता है और टीम रॉकेट को वहां से भगा देता है। पोकेमॉन सेंटर सुरक्षित होते हैं। हमारे हीरोज अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और निकल पड़ते हैं वर्डियन फॉरेस्ट की तरफ। इसी जंगल में ऐश की नजर पड़ती है एक छोटे से पोकेमॉन कैटरपी पर। कैटरपी को देखते ही मिस्टी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे बग टाइप पोकेमॉन बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन ऐश तो पूरे जोश में था। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, एक नया पोकेमॉन। वो बिना डरे कैटरपी को पकड़ने की कोशिश करता है और अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है। ऐश ने वाकई उस कैटरपी को पकड़ लिया होता है और गर्व से मिस्टी को दिखाता है, लेकिन हमारी क्यूटी अब भी बग टाइप के पोकेमॉन से दूरी बनाए रखती है। वो कैटरपी से जितना हो सके उतना दूर रहती है। रात के समय में एक प्यारा सा सीन देखने को मिलता है। पिकाचू और कैटरपी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। कैटरपी पिकाचू को अपना सपना बताता है कि एक दिन वो एक खूबसूरत बटरफ्री बनना चाहता है और अगली ही सुबह हमारे हीरोज के सामने अचानक एक ताकतवर पोकेमॉन आ खड़ा होता है, पिजियोटो। जोश में आकर ऐश एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो उस ताकतवर पिजियोटो से लड़ने के लिए अपने सीधे साधे कैटरपी को मैदान में उतार देता है, लेकिन ऐश को ये अंदाजा नहीं था कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बग टाइप पोकेमॉन को कच्चा चबाकर खा जाते हैं। कैटरपी पर हमला इतना खतरनाक हो जाता है कि हालात सच में बिगड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे असली स्टार पिकाचू की। पिकाचू मैदान में उतरते ही पिजियोटो पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर ऐश पिजियोटो को भी पकड़ लेता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कुछ ही देर में टीम रॉकेट अपने पोकेमॉन के साथ फिर एंट्री मार देती है और इस बार ऐश उनके पोकेमॉन से ईकन्स और वीजिंग से लड़ने के लिए पिजियोटो को भेज देता है, लेकिन ईकन्स और वीजिंग मिलकर पिजियोटो को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। अब ऐश एक आखिरी दाव खेलता है और मैदान में उतारता है अपने सबसे कमजोर और निठल्ले पोकेमॉन कैटरपी को और यही सबको चौंका देने वाला सीन देखने को मिलता है। कैटरपी अपनी पूरी हिम्मत लगाकर ईकन्स और वीजिंग दोनों को हरा देता है। हार मानकर टीम रॉकेट अपना फेमस डायलॉग बोलते हुए वहां से भाग जाती है। इस जीत के तुरंत बाद कैटरपी इवॉल्व होकर मेटापॉड बन जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ऐसे एक नए पोकेमॉन बेड्रिल को पकड़ने की कोशिश
कोशिश करता है, तभी वहाँ एक अजीब सा लड़का आता है जो खुद को एक सामुराई वॉरियर बताता है। वो एस को पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करता है और एस बिना हिचकिचाए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सामुराई बॉय लड़ाई के लिए अपना पिंसर भेजता है, जबकि एस जवाब में पिजियोटो को मैदान में उतारता है, लेकिन पिंसर पिजियोटो को आसानी से हरा देता है। इसके बाद एस अपने मेटापॉड को भेजता है और हैरानी की बात यह है कि मेटापॉड पिंसर को आसानी से डिफीट कर देता है। अब सामुराई बॉय भी अपना मेटापॉड मैदान में उतारता है और दोनों मेटापॉड एक दूसरे के सामने बिल्कुल स्टैचू की तरह अपना खड़ा हो जाते हैं। और तभी आसमान से खतरे की आहट आती है। बेड्रिल अपने पूरे स्वाम के साथ वहां पहुंच जाता है। बेड्रिल का झुंड एश के मेटापॉड को उठाकर ले जाता है। एश, मिस्टी और सामुराई तीनों बिना वक्त गवाए मेटापॉड को बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर मेटापॉड के मन में एक अलग ही गलतफहमी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि एश अब तक उसे बचाने क्यों नहीं आया, शायद एश ने उसको छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। एश एक पल के लिए भी हार नहीं मानता और लगातार मेटापॉड को बचाने की कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे मेटापॉड को एहसास होता है कि एश सच में उसकी परवाह करता है, वो उसे कभी अबेंडन नहीं कर सकता। जैसे ही बेड्रिल एश पर हमला करने वाले होते हैं, मेटापॉड आखिरी वक्त पर एश के सामने आकर उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उसी पल एक कमाल का सीन देखने को मिलता है। मेटापॉड इवॉल्व होकर बटरफ्री बन जाता है और सारे बेड्रिल्स को अकेले ही हरा देता है। इसके बाद एश आखिरकार पहुंचता है प्यूटर सिटी अपने पहले जिम बैटल के लिए। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक अजीब से आदमी से जो उन्हें पोकेमॉन सेंटर का रास्ता दिखाता है। यही एश को पहली बार पता चलता है कि इंडिगो लीग में हिस्सा लेने के लिए उसे कुल 8 जिम बैजेस जीतने होंगे। पूरा जोश लेकर एश सीधे पहुंचता है प्यूटर सिटी के जिम लीडर ब्रॉक से लड़ने। ब्रॉक अपने ताकतवर पोकेमॉन ओनिक्स के साथ पिकाचू को आसानी से हरा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन रॉक टाइप पोकेमॉन के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं होते और उस वक्त एश के पास कोई भी वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं होता है। फिर भी एश हार मानने वालों में से नहीं था। उसके बाद वही मिस्टीरियस आदमी एश को ब्रॉक की असली कहानी बताता है। वो उन्हें बताता है कि ब्रॉक के कुल 9 छोटे भाई बहन हैं। मतलब कि एक वक्त पर ब्रॉक का बाप काफी मेहनती आदमी था। घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी कि ब्रॉक का बाप एक दिन सब कुछ छोड़कर चला गया। अब अपने पूरे परिवार की देखभाल ब्रॉक ही करता है। जिम लीडर होने के साथ साथ वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करता है। ब्रॉक अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, यह सुनकर बाकी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। लेकिन एश के लिए अब कोई बहाना नहीं चलता। उसका गोल था अपना पहला जिम बैच जीतना, तो एश फिर से तैयार हो जाता है और सीधे ब्रॉक से लड़ने के लिए मैदान में उतरता है। इस बार एश खुद से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। ब्रॉक अपने जियोडूड से लड़ाई की शुरुआत करता है, लेकिन जियोडूड की मदद से ब्रॉक इजिली एश को हरा देता है। अब एश अपने पिकाचू को भेजता है। पिकाचू जियोडूड को मात देता है और मैदान में जीत का पहला झंडा फहराता है। इसके बाद ब्रॉक अपना ओनिक्स उतारता है। पिकाचू के किसी भी अटैक का ओनिक्स पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इस बार पिकाचू ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती है और इस बार वो धीरे धीरे ओनिक्स पर भारी पड़ रहा होता है। जैसे ही एश जीतने वाला होता है, ब्रॉक के छोटे भाई बहन डर कर ओनिक्स को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं और कहते हैं हमारे ओनिक्स को मत मारो। उनकी चिल्लाहट सुनकर एश थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन एश की ईमानदारी और सम्मान को देखकर ब्रॉक खुद अपनी हार स्वीकार कर लेता है और एश को उसका पहला रॉक पैच दे देता है। ब्रॉक का सपना था दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन ब्रीडर बनना, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच उस मिस्टीरियस आदमी की फिर से एंट्री होती है जिसका नाम होता है फ्लिंट, और इस बार सच सामने आता है कि फ्लिंट ही ब्रॉक का बाप होता है जिसने अपने 9 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया था। लेकिन अब फ्लिंट तैयार था अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और अब वो ब्रॉक से कहता है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, इन राक्षसों का ख्याल अब मैं रखूंगा। इस बात के बाद ब्रॉक आखिरकार अपने सपने को पूरा करने के लिए एश और मिस्टी के साथ जुड़ जाता है और ऐसे ही हमारे हीरोज अपनी अगली पोकेमॉन जर्नी की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ एश का सपना था पोकेमॉन मास्टर बनना, ब्रॉक बनना चाहता था दुनिया का सबसे बेहतरीन पोकेमॉन ब्रीडर और मिस्टी बस अपनी टूटी साइकिल के पैसे चाहती थी। कुछ समय बाद तीनों पहुंचते हैं सेरिलियन सिटी की ओर। मिस्टी रास्ते में ही उन्हें सलाह देती है कि उन्हें इस शहर को स्किप कर देना चाहिए, लेकिन एश कहाँ मानने वाला था। उसका कहना साफ, मुझे सेरिलियन सिटी से वाटर बैच चाहिए। जैसे ही वो शहर में पहुंचते हैं, एश और ब्रॉक नोटिस करते हैं कि मिस्टी उनके साथ नहीं है, लेकिन दोनों को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और एश सीधा जिम लीडर को चैलेंज करने पहुंच जाता है। जिम के अंदर का सीन कुछ अलग ही होता है। वहाँ 3 लड़कियां मुजरा कर रही होती हैं जो खुद को जिम लीडर बताती हैं। एश उन्हें पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं। उनका कहना था कि पैलेट टाउन से आने वाले सारे ट्रेनर्स ने जिम की हालत खराब कर दी है। वो लोग एश को तो ऐसे ही कैस्केड बैच देने वाली थी कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टी की और यहीं पर एक बड़ा रिवील होता है कि मिस्टी उन्हीं तीनों की छोटी बहन है। मिस्टी एश से साफ शब्दों में कह देती है कि अगर तुम्हें बैच चाहिए तो आओ मुझसे भिड़ लो, और एश भी बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टी की पालने के लिए रेडी हो जाता है। बैटल के लिए एश पिकाचू को मैदान में उतारता है, लेकिन पिकाचू को मिस्टी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो लड़ने से ही मना कर देता है। अब इसके बाद एश अपना बटरफ्री भेजता है और मिस्टी उतारती है अपने स्टारयू को। स्टारयू बटरफ्री को आसानी से हरा देता है। इसके बाद एश अपना पिजियोटो भेजता है। बैटल काफी इंटेंस हो जाती है और एश लगभग जीतने ही वाला होता है कि तभी एक बार कहानी में फिर गड़बड़ करने के लिए आ जाती है दल्ले टीम रॉकेट। टीम रॉकेट एक बार फिर अपने अजीब से गैजेट के साथ हमला करती है। इस बार उनके पास होता है एक पावरफुल वैक्यूम मशीन जिसे वो पोकेमॉन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्लान ज्यादा देर तक नहीं चलता। पिकाचू अपने जबरदस्त थंडरबोल्ट से उनका पूरा सिस्टम ही उड़ा देता है और टीम रॉकेट को फिर से भागने पर मजबूर कर देता है। हालात संभलने के बाद मिस्टी की बड़ी बहन आखिरकार एश को उसका कैस्केड बैच दे देती है। आगे सफर के दौरान एक जंगल से गुजरते समय मिस्टी
मिस्टी की नजर पड़ती है एक ऑडिस पर। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। बल्बासोर न सिर्फ ऑडिस को बचाता है बल्कि मौका देकर दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। एस, मिस्टी और ब्रॉक तीनों बल्बासोर का पीछा करते हैं। इसी दौरान तीनों एक पुराने ब्रिज पर फंस जाते हैं और ब्रॉक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की उसे बचा लेती है। उस लड़की का नाम होता है मेलेनी। वो ब्रॉक को नदी से बाहर निकालती है और अपने साथ ले जाती है। मेलेनी एक हिडन विलेज में रहती है, एक ऐसी जगह जो घायल और छोड़े गए पोकेमोन के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरह काम करती है। लेकिन कहानी में शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ये भैंस की आंख टीम रॉकेट यहाँ भी पोकेमोन चुराने पहुंच जाती है। इस बार भी एस, पिकाचू और बल्बासोर मिलकर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। ये सब देखकर मेलेनी एस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बल्बासोर को उसे गिफ्ट देने का फैसला करती है। लेकिन बल्बासोर को अलग ही चुल मची होती है। वो इस फैसले से सहमति नहीं होता है। वो एस को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि मुझे साथ ले जाना है तो बैटल में हराओ और ले जाओ। एस चैलेंज एक्सेप्ट करता है और पिकाचू की मदद से वो बल्बासोर को इजीली डिफीट कर देता है और इस तरह से बल्बासोर भी एस की टीम का हिस्सा बन जाता है। अब पिकाचू के अलावा एस के पास उसका तीसरा पोकेमोन भी आ चुका था। इसके बाद वो अपने अगले जिम बैच की तलाश में एस और उसकी टीम वर्मिलियन सिटी की ओर निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तीनों रास्ता भटक जाते हैं और कहानी यहाँ तक पहुँचती है कि वो पिछले कई दिनों से वर्मिलियन सिटी का रास्ता ही ढूंढ रहे हैं। एस और उसकी टीम अभी भी रास्ता ही ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है एक चार्मेंडर पर, जो एक चट्टान पर अकेला बैठा होता है। एस की आंखों में बस एक ही चीज दिखाई देती है, चार्मेंडर को पकड़ने का जुनून। उसका दिल बोल रहा था कि ये पोकेमोन उसी का होगा, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि चार्मेंडर एस को रिजेक्ट कर देता है। साला धिक्कार है एस की जिंदगी पर, एक पोकेमोन से रिजेक्ट हो जा रहा है। तभी पिकाचू एस को बताता है कि ये पोकेमोन पहले से ही किसी ट्रेनर के साथ है और पिछले 2 हफ्तों से उसी ट्रेनर का इंतजार कर रहा है। इसके बाद जैसे ही एस पोकेमोन सेंटर पहुंचता है, वहाँ वो एक लड़के डायमंड की बातें सुनता है। वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि उसका चार्मेंडर कितना बेवकूफ है। डायमंड चार्मेंडर से कहता है कि तू यहीं रुक, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और सच में चार्मेंडर वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता था कि उसका चार्मेंडर बहुत ही वीक है। ब्रॉक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो डायमंड को कन्फ्रंट करता है। तीनों एस, मिस्टी और ब्रॉक चार्मेंडर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि कई स्पैरो उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन पिकाचू बिना देर किए स्पैरो को भगा देता है और चार्मेंडर को लेकर तीनों पोकेमोन सेंटर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह ठीक होने के बाद चार्मेंडर फिर गायब हो जाता है। वो उसी जगह लौट जाता है जहाँ उसके ट्रेनर ने उससे बैठने के लिए कहा था। इसी बीच ये दल्ली टीम रॉकेट एक बार फिर एंट्री मारती है। इस बार उनका निशाना पिकाचू होता है, लेकिन चार्मेंडर अपनी फ्लेम थ्रोअर की हेल्प से पिकाचू को बचा लेता है। डायमंड ये सब देखकर समझ जाता है कि उसका चार्मेंडर आखिर कितना पावरफुल है। वो चार्मेंडर से माफी मांगता है और वापस आने के लिए कहता है, लेकिन ये चार्मेंडर इस बार पिघलता नहीं है और इस गधे डायमंड के साथ जाने से मना कर देता है। चार्मेंडर डायमंड को समझा देता है कि ऐसे ही उसका सही ट्रेनर है और दोनों मिलकर अपनी टीम के साथ वर्मिलियन सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मिलती है एक छोटी सी खतरनाक गैंग, स्क्वाडल स्क्वाड। ये अपने आप को शहर के सबसे बड़े हीरो समझते हैं, लेकिन होते एक नंबर के निकम्मे हैं। असल में ये सिर्फ परेशानियां फैलाते हैं। जैसे ही स्क्वाडल स्क्वाड ऐश और उसकी टीम को देखते हैं, वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर जेनी की टाइमली एंट्री होती है। जेनी को देखते ही स्क्वाडल स्क्वाड भाग जाते हैं। फिर ऑफिसर जेनी एस, मिस्टी और ब्रॉक को बताती है कि ये सभी पोकेमोन स्क्वाडल स्क्वाड कभी अपने ट्रेनर्स के द्वारा छोड़े गए थे, जिनकी वजह से इन स्क्वाडल्स ने खुद की गैंग बना ली और शहर में आतंक मचा रखा है। लेकिन एस के सामने एक नई मुश्किल आती है। स्क्वाडल स्क्वाड पिकाचू को पकड़ने के लिए सुपारी ले लेता है। स्क्वाडल्स की गैंग उसे किडनैप कर लेती है और पिकाचू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्क्वाडल्स एस को पिकाचू की जान बचाने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो दवा लेकर आए। जैसे ही एस दवा लेकर लौटता है, वो देखता है कि उसके दोस्त पहले से ही फ्री हो चुके हैं, लेकिन वहाँ ये गधी टीम रॉकेट एंट्री मारती है। फिर एश बिना देर किए स्क्वाडल स्क्वाड और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है। एश की बहादुरी देखकर स्क्वाडल्स प्रभावित हो जाते हैं और वो मिलकर एश की हेल्प करने लगते हैं और टीम रॉकेट को पूरी तरह से हरा देते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान जंगल में आग लग जाती है। एश, स्क्वाडल्स और बाकी पोकेमोन मिलकर आग को कंट्रोल करते हैं और इस घटना के बाद स्क्वाडल्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो अब शहर के नए फायर फाइटर्स बन जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल पोकेमोन की तरह अपनी कम्युनिटी की रक्षा करने लगते हैं। आखिरकार स्क्वाडल गैंग का लीडर एश की सोच और दिल से इंप्रेस हो जाता है और एश की टीम को ज्वाइन करने का फैसला करता है और इसी के साथ एश को मिल जाता है उसका पहला वाटर टाइप पोकेमोन स्क्वाटल। कई हफ्तों तक भटकने के बाद आखिरकार एश, मिस्टी और ब्रॉक वर्मिलियन सिटी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो पोकेमोन सेंटर जाते हैं, जहां का नजारा काफी परेशान करने वाला था। वहां मौजूद ज्यादातर पोकेमोन बुरी हालात में होते हैं। उन्हें जल्दी ही पता लगता है कि इन सबका कारण इस शहर का जिम लीडर लेफ्टिनेंट सर्ज और उसका ताकतवर पोकेमोन राइचू है। लेकिन एश को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा उस जिम लीडर को चैलेंज करने निकल पड़ता है। इन सब की हालत देखकर पिकाचू की पहले से ही फट जाती है, इसीलिए एश को उसे घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। जिम पहुंचते ही सर्ज एश और पिकाचू का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि इतने समय में भी तुमने पिकाचू को राइचू में इवॉल्व नहीं कराया। इस बेइज्जती के बाद एश के अंदर एक अलग ही लेवल का जोश आ जाता है। वो बिना डरे पिकाचू को सीधे राइचू के सामने उतार देता है, लेकिन ताकत का फर्क साफ दिख रहा था। राइचू पिकाचू की गुद्दी चटका देता है और पिकाचू की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे पोकेमोन सेंटर में एडमिट करना पड़ता है। पिकाचू की हालत देखकर नर्स जॉय एश को एक थंडरस्टोन देती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो अपने पिकाचू को राइचू में इवॉल्व कर सकता है, लेकिन पिकाचू इवॉल्व होने से साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि वो एश का पिकाचू बनकर ही राइचू को हराएगा। इस फैसले के बाद एश एक बार फिर सर्च को
चैलेंज करने पहुंचता है। शुरुआत में पिकाचू राइचू के सामने काफी स्ट्रगल करता है और उसकी गुद्दी चटकने ही वाली होती है, लेकिन वो अपनी स्पीड, टेक्निक और बिना इवॉल्व हुए ताकत की हेल्प से वो आखिरकार राइचू को हरा देता है। और इसी जीत के साथ एस को मिल जाता है उसका तीसरा जिम बैच थंडर बैच। थंडर बैच जीतने के बाद हमारे हीरोज अपनी पोकेमॉन जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में एस के बटरफ्री की नजर एक पूरे झुंड पर पड़ती है। उन्हीं में से एक होती है खूबसूरत पिंक बटरफ्री। अब हमारा बटरफ्री भी दिल से कलाकार निकला और सीधे जाकर पिंक बटरफ्री को प्रपोज कर दिया। मतलब समझ रहे हो, हमारे बटरफ्री को भी पिंक ही पसंद है, लेकिन उसे सामने से सीधा रिजेक्शन मिलता है और पिंक बटरफ्री उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। हमारे बटरफ्री का दिल टूट ही रहा होता है, तभी कहानी में हमेशा की तरह ये निठल्ली टीम रॉकेट एंट्री मारती है और इस बार इनका मकसद होता है सभी बटरफ्री को चुराना। लेकिन यही एस का बटरफ्री सबका हीरो बन जाता है और वो अकेले ही पूरे झुंड को टीम रॉकेट से बचा लेता है। ये सब देखकर वो पिंक बटरफ्री अपने लौंडे से इंप्रेस हो जाती है और अब कहानी में एक इमोशनल मोड़ आता है। एस समझ जाता है कि बटरफ्री की जगह अब उसके साथ नहीं बल्कि अपने जैसे पोकेमॉन्स के बीच है। भरे दिल से एस कहता है कि जा बटरफ्री, जी ले अपनी जिंदगी। और इसी के साथ बटरफ्री एस की टीम से अलविदा लेकर अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद एस आखिरकार पहुंचता है सेफ्रॉन सिटी मार्स बैच की तलाश में। वो सीधे जिम लीडर सेब्रीना को चैलेंज करता है, लेकिन सेब्रीना का साइकिक पोकेमॉन कैडाब्रा एस के सभी पोकेमॉन्स को इजीली हरा देता है। सेब्रीना एक अजीब और बेहद क्वाइट जिम लीडर होती है, ज्यादा बोलती नहीं लेकिन उसका एटीट्यूड काफी इंटिमिडेटिंग होता है। वो एस, मिस्टी और ब्रॉक को एक डॉल हाउस जैसे कमरे में टेलीपोर्ट कर देती है और वहीं पर फंसा देती है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस आदमी आता है और उन्हें वहां से टेलीपोर्ट करके बाहर निकाल देता है। वो एस को बताता है कि अगर सेब्रीना के साइकिक टाइप पोकेमॉन को हराना है तो तुम्हें घोस्ट टाइप पोकेमॉन चाहिए। घोस्ट टाइप पोकेमॉन की तलाश में अपने लौंडे एक टूटे फूटे पुराने हॉन्टेड मैंशन में जा पहुंचते हैं और यहाँ पर आते ही सबकी फटने लगती है। वहाँ उन पर अजीब अजीब हमले होने लगते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये सब ये गधे टीम रॉकेट की चाल है, लेकिन जल्द ही इन गधों को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई असली भूत है। उसी डरावने खंडर के अंदर अपने लौंडों की मुलाकात होती है तीन बेहद शरारती पोकेमॉन गैसली, हॉन्टर और गैंगार से। शुरुआत में ये सब मजाक जैसा लगता है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक झूमर टूटकर ऐश और पिकाचू पर गिरने वाला होता है और उसी पल गैंगार अपनी पावर दिखाता है। वो ऐश और पिकाचू की सोल को उनकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। अब ऐश और पिकाचू खुद को हवा में तैरता हुआ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सपना है या सच। गैसली, हॉन्टर और गैंगार तीनों मिलकर ऐश, मिस्टी और पिकाचू के साथ अजीब अजीब गेम्स खेलने लगते हैं और लिटरली भाई इससे इन सब की बहुत ज्यादा फट जाती है। कभी उन्हें उड़ाते हैं, कभी डराते हैं और घोस्टली प्रैंक करना सब कुछ उन्हें बहुत मजेदार लगता है। असल में वो तीनों चाहते थे कि ऐश और पिकाचू हमेशा उनके साथ ही रहे, लेकिन ऐश साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे सेफ्रॉन सिटी वापस जाना है और मुझे सेब्रीना को हराना है। अगली सुबह ऐश और पिकाचू बिना किसी घोस्ट पोकेमॉन के वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी हॉन्टर का इरादा बदल जाता है और वो ऐश के साथ जाने के लिए मान जाता है। अब ऐश को लगता है कि उसके पास साइकिक टाइप पोकेमॉन के खिलाफ एक परफेक्ट वेपन है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेब्रीना के जिम पहुंचता है। सेब्रीना एक बार फिर ठंडे आवाज में चेतावनी देती है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें भी मेरी डॉल कलेक्शन में बदल दिया जाएगा। ऐश शर्त मान लेता है और पहला पोकेमॉन चुनता है हॉन्टर, लेकिन साला उसी वक्त उसके साथ स्कैम हो जाता है। हॉन्टर गायब हो जाता है, ना कोई जवाब और ना ही कोई आवाज। ऐश के बाकी सभी पोकेमॉन्स की भी फट रही होती है सेब्रीना से लड़ने के लिए। ऐश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे जिम छोड़कर भागना पड़ता है। सेब्रीना इससे गुस्सा होकर मिस्टी और ब्रॉक को पकड़ लेती है और उन्हें फिर से कैद कर लेती है। तभी वही मिस्टीरियस आदमी एक बार फिर सामने आता है और ऐश को जिम से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। वो ऐश को एक बड़ा सच बताता है कि सेब्रीना असल में उसकी अपनी बेटी है। उसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से वो सबसे दूर हो चुकी है। ये सुनकर ऐश और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है और कुछ देर बाद ऐश आखिरकार हॉन्टर को ढूंढ लेता है और इस बार उसे लड़ने के लिए सच में मना लेता है। अब ऐश फिर से पूरा स्वैग दिखाते हुए सीधे सेब्रीना के जिम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ऐश अपना पोकेमॉन चुनता है, साला हॉन्टर उसके साथ फिर से स्कैम कर देता है और हवा में ही गायब हो जाता है। ऐश का कॉन्फिडेंस उसके अंदर घुस जाता है। वो लगभग अपनी हार मानने ही वाला होता है कि तभी पिकाचू आगे आता है बिना डरे और बिना रुके, ऐश की तरफ से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन तभी अचानक से हॉन्टर एक बार फिर से प्रकट होता है और इस बार वो लड़ने नहीं आया होता है बल्कि सेब्रीना को हंसाने आता है। हॉन्टर अजीब अजीब फनी फेसेस बनाना शुरू करता है। उसकी हरकतें इतनी रिडिकुलस होती हैं कि सेब्रीना खुद को रोक नहीं पाती और काफी सालों बाद खुलकर हंसने लगती है और उसी पल उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी भी खत्म हो जाती है। जिम में मौजूद उसका बाप ये सब कुछ देखकर ऐश को विनर डिक्लेयर कर देता है और मिस्टी और ब्रॉक आखिरकार आजाद हो जाते हैं। हॉन्टर की वजह से सेब्रीना और उसके पेरेंट फिर से एक फैमिली बन पाते हैं और ऐश को उसका सोल बैज भी मिल जाता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे एडवेंचर्स को पार करते हुए हमारे हीरोज पहुंचते हैं सलडन सिटी। सिटी में कदम रखते ही ब्रॉक की नाक कुत्तों की तरह एक अलग ही लेवल पर एक्टिव हो जाती है। चारों तरफ परफ्यूम की तेज खुशबू का पीछा करते करते ब्रॉक एक फैंसी शॉप में घुस जाता है। ऐश और मिस्टी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचते हैं, लेकिन ऐश जोश में आकर उस परफ्यूम का सीधा इंसल्ट कर देता है। बस फिर क्या, शॉप स्टाफ ऐश को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। ऐश भी गुस्से में आकर गाली वाली देकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ऐश को एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है। जिस परफ्यूम की बेइज्जती करने पर जिस लड़की ने उसे लात मारकर शॉप से बाहर निकाला था, वही लड़की एरिका असल में सेल्डन जिम की जिम लीडर थी। लेकिन परफ्यूम का मजाक उड़ाने की वजह से ऐश को जिम से बैन कर दिया जाता है। पर ऐश हार मानने वालों में से नहीं था। जिम के अंदर घुसने के लिए वो हेल्प लेता है टीम रॉकेट की और जैसा कि हमेशा
हमेशा होता है, टीम रॉकेट की हेल्प अक्सर प्रॉब्लम से ज्यादा ब्लंडर बन जाती है। पर इस बार एरिका ने एश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया होता है। बैटल शुरू होती है। एरिका मैदान में उतारती है अपने ग्रास टाइप पोकेमॉन ग्लूम, टैंगला और वेपनबिल को। वहीं एश चुनता है बल्बासौर, चार्मेंडर और पिकाचू को। बैटल पूरे जोश में चल रही होती है कि तभी जैसा कि हमेशा होता है, टीम रॉकेट एंट्री मारती है और इस बार उनका गोल पोकेमॉन पकड़ना नहीं बल्कि एरिका के परफ्यूम का सीक्रेट फॉर्मूला चुराना होता है। उनकी हरकतों की वजह से पूरा जिम केओस में बदल जाता है और जिम में आग लग जाती है और उसी आग में एरिका का पोकेमॉन ग्लूम फंस जाता है। और अब बताओ कि ग्लूम को बचाने कौन आएगा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, अपना लौंडा एश केचम। बिना सोचे समझे एश आग में कूदता है और ग्लूम को सुरक्षित बाहर निकालता है। उसकी ये ब्रेवरी एरिका का दिल छू जाती है और वो खड़े खड़े गीली हो जाती है। बैटल जीतने से भी ज्यादा एश ने उसका रेस्पेक्ट जीत लिया होता है और इसी बहादुरी के लिए एरिका एश को अपना रेनबो बैज दे देती है। बैज मिलते ही हमारे हीरोज एक बार फिर अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं। कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद तीनों एक लेक के किनारे थोड़ा चिल करने रुकते हैं। अपना अगला गोल पूरा करने के लिए एश और उसकी गैंग फ्यूशिया जिम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक अजीब सा वेनोनट उन्हें घूरने लगता है और उन्हें सिर्फ घूरता ही नहीं बल्कि पूरी टोली का पीछा भी करने लगता है। उस वेनोनट से बचते बचते तीनों पहुंचते हैं एक क्रीपी से पुराने हाउस में, जहां उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही क्यूट सी लड़की से। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रॉक मौके पे चौका मारता है, वो उस लड़की को लाइन मारने लगता है। तभी सीन में एंट्री होती है उस लड़की के भाई कोगा की, और कोगा के साथ साथ जैसे सिलेबस में लिखा हो कि टीम रॉकेट भी टपक पड़ती है। अब सच बताऊं तो इन तीनों की कहानी मैं इतनी बार सुन चुका हूं कि बोर हो गया हूं। तुम्हें भी पता है कि ये आते हैं, बकवास करते हैं, पिकाचू इनकी फाड़ता है और ये लोग आसमान में स्टार बनकर गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। इस बार टीम रॉकेट को साइड से हराता है साइडक। हाँ भाई, वही साइडक जिससे उम्मीद ही नहीं थी और ऑनेस्टली उस पल साइडक डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। अब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता, वो कोगा को डायरेक्ट चैलेंज करता है, मुझे तुम्हारा सोल पैच चाहिए। बैटल शुरू होती है। ऐश मैदान में उतारता है गैल्बर्ट और चार्मेंडर को और कोगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंड में ऐश उसे डिफीट कर देता है और इसी के साथ ऐश को मिल जाता है सोल बैज। वैसे मजाक मजाक में एक बात कहूँ, सोल बैज लेने से अच्छा ऐश को आया का हाथ मांग लेना चाहिए था। अब बेचारे को खुद के हाथ से काम चलाना पड़ेगा। खैर, ऐश की लाइफ डेंजर तो है। अगले एपिसोड में और शॉकिंग मोमेंट आता है। ऐश का चार्मेंडर बिना किसी वार्निंग के अचानक इवॉल्व होकर चार्मेलियन बन जाता है। नो इमोशनल स्पीचेस, नो बिल्डअप, बस बूम इवोल्यूशन। जर्नी आगे बढ़ती है और हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं ग्रैंडपा कैनियन। यहाँ पर लोग एंशिएंट पोकेमॉन के फॉसिल्स की खुदाई कर रहे होते हैं और जहाँ पर फॉसिल्स हो वहाँ पर निठल्ली गधी टीम रॉकेट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लोग फॉसिल्स निकालने के लिए सीधा बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं और इनकी बुद्धि देखकर मुझे लगता है कि इन्हें भारत रत्न नहीं बल्कि नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। ऐश और उसकी गैंग ब्लास्ट रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लॉट आर्मर आज छुट्टी पर था। बॉम्ब फटता है और साथ ही साथ इनकी भी फट जाती है और उस धमाके के बाद अंडरग्राउंड केव रिवील होती है। उस केव के अंदर मौजूद होते हैं एंशिएंट पोकेमॉन्स, जो इस ब्लास्ट की वजह से अब पूरी तरह से एंग्री मोड में जा चुके हैं और सबकी फाड़ने के लिए रेडी हैं। गुफा में एंशिएंट पोकेमॉन्स पूरी तरह से रेज मोड में थे और उनसे भिड़ने के लिए ऐश अपने चार्मेलियन को बुलाता है, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट होता है। चार्मेलियन के अंदर घमंड आ जाता है और ये साला ना सिर्फ लड़ने से मना करता है बल्कि ऐश की बात सुनने से भी इंकार कर देता है। इसी बीच आसमान से उतरता है एरोडक्टाइल। वो चार्मेलियन पर हमला करता है और ऐश को उठाकर लेकर हवा में चला जाता है। अब एरोडक्टाइल हवा में उड़ते उड़ते चार्मेलियन को चिढ़ा रहा होता है, देख गधे, मेरे पास पंख है, मैं उड़ सकता हूँ, तू नहीं। और बस यही चार्मेलियन का पेशेंस खत्म हो जाता है। उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है और उसी पल चार्मेलियन इवॉल्व होकर सीधा चारिजार्ड बन जाता है। साला ये बिना किसी रीजन के इवॉल्व हो रहा है। जैसे ही चार्मेलियन चारिजार्ड बनता है, वो बिना टाइम वेस्ट किए एरोडक्टाइल पर फ्लेम थ्रोर दाग देता है। पूरा आसमान आग से भर जाता है, लेकिन तभी कहीं से सबसे डेंजरस आवाज आती है, जिगलीपॉफ का गाना। एरोडक्टाइल तो सो जाता है, साथ ही में ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और बाकी सब भी ढेर हो जाते हैं। जब सब होश में आते हैं तब तक वहाँ ऑफिसर जेनी पहुंच चुकी होती है। वो पूरे एरिया को अनसेफ डिक्लेयर कर देती है और सभी को वहाँ से निकलने का आदेश देती है। जाते जाते ऐश को एक चीज मिलती है, एक मिस्टीरियस फॉसिल एग। पहले एपिसोड में टीम रॉकेट की नजर सीधे उस अंडे पर जाती है। उन्हें लगता है कि ये कोई कीमती अंडा है और ये लोग एग सेलर बनकर अपने लॉन्डो के सामने आ जाते हैं और मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं। ऐश और उसकी गैंग टीम रॉकेट के पीछे भागते हैं। पीछा करने के दौरान अंडा हाथ से छूटने ही वाला होता है, लेकिन तभी लास्ट सेकंड पर पिकाचू उसे बचा लेता है। फिर भी इम्पैक्ट इतना था कि अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से निकलती है टोगेपी। बाहर आते ही टोगेपी सबसे पहले मिस्टी को देखती है और उसी पल डिसाइड कर लेती है कि यही मेरी माँ है। पर अब शुरू होती है असली बहस कि टोगेपी किसके पास रहेगा, ऐश या फिर मिस्टी के। डिसीजन लेने के लिए दोनों के बीच पोकेमॉन बैटल रखी जाती है। बैटल ऐश जीत जाता है, लेकिन कहानी यही पलटती है क्योंकि टोगेपी ऐश को नहीं, ब्रॉक को नहीं, सीधा मिस्टी को चुन लेती है और आखिरकार टोगेपी मिस्टी के साथ ही रहने लगती है। अब हमारे लौंडे लोग पैदल रास्ता नापना बंद कर देते हैं और सीधा एक क्रूज शिप पकड़ लेते हैं और निकल पड़ते हैं किनेबर आइलैंड की तरफ, क्योंकि वहाँ ऐश को लड़नी थी अपनी अगली जिम बैटल। क्रूज में ही कैमियो मारता है गैरी ओ। वैकेशन मूड में गैरी ऐश को ताना मारते हुए बताता है कि किनेबर आइलैंड पर अब कोई जिम बची ही नहीं है। और जब ये लोग आइलैंड पर उतरते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है, जिम सच में बंद पड़ी थी। इसका कारण था कि जिम लीडर ब्लेन टूरिस्ट से इतना पक चुका था कि उसने जिम ही शट डाउन कर दी।
अब रात हो चुकी थी और एस, मिस्टी और ब्रॉक रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें मिलता है एक मिस्टीरियस रिडल सॉल्व करते ही एक बुढ़ा उन्हें हिंट देता है कि इस आइलैंड पर एक सीक्रेट जिम भी है जहां फायर टाइप ट्रेनर्स अक्सर जीत जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं। इधर हीरो स्विमिंग पूल में चिल कर रहे होते हैं, तभी टोकेपी गलती से स्टोन गैरेडोस के चेहरे पर पांव रख देती है और बूम, एक अंडरग्राउंड पैसेज खुल जाता है। वो पैसेज सीधे उन्हें ले जाता है एक हिडन बैटल अरीना में और वहीं रिवील होता है कि वो बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि उस जिम का लीडर ब्लेन था। अब शुरू होती है एस वर्सेस ब्लेन की बैटल। ब्लेन का पहला पोकेमोन होता है नाइन टेल्स, जो प्योर पावर हाउस होता है और वो एस के स्क्वाडल को ऐसा धोबी पछाड़ मारता है कि वो सीधा आउट क्लास हो जाता है। इसके बाद ब्लेन चुनता है राइडन को और एस भेजता है अपना एटीट्यूड किंग चारिजार्ड, लेकिन चारिजार्ड हमेशा की तरह एस की एक भी नहीं सुनता है। सिचुएशन बिगड़ती देख एस फाइनली भरोसा करता है अपने पुराने साथी पिकाचू पर। पिकाचू पूरी जान लगाकर राइडन को हरा देता है। अब ब्लेन का लास्ट कार्ड होता है मैग्मार। पिकाचू बड़ी मुश्किल से मैग्मार के ब्रूटल अटैक से बच पा रहा होता है। एश ये देखता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पिकाचू सीरियसली हर्ट हो सकता है और यही एश एक बड़ा डिसीजन लेता है, वो मैच क्विट कर देता है। दूसरी तरफ टीम रॉकेट अपना गधों वाला दिमाग लगाती है और मैग्मार को चुराने का प्लान बना लेती है। इस बार वो साथ लेकर आते हैं एक फ्रीज ब्लास्टर, जिससे वो मैग्मार को टेम्पररी बर्फ में जकड़ देते हैं, लेकिन टीम रॉकेट की ये हरकत पूरे स्टेडियम के लिए डिजास्टर बन जाती है। अचानक से बैटलफील्ड में कियोस फैल जाता है और हर तरफ रेड हॉट लावा उबलने लगता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। लावा को रोकने के लिए ब्लेन अपने मैग्मार की मदद लेता है और सरप्राइजिंगली चारिजार्ड भी आगे बढ़कर मैग्मार के साथ मिलकर लावा को रोकने में लग जाता है। एस के बाकी पोकेमोन भी पूरी ताकत झोंक देते हैं और सब मिलकर लावा को रोक देते हैं। इस टीम वर्क से ब्लेन काफी इंप्रेस्ड हो जाता है और वो एस को रीमैच ऑफर करता है, लेकिन इस बार चारिजार्ड का एटीट्यूड अलग था। वो खुद मैग्मार से लड़ना चाहता था और पूरी सीरियसनेस के साथ एस की तरफ से चारिजार्ड मैदान में उतरता है। दोनों के बीच एक डेंजरस हाई इंटेंसिटी बैटल होती है और पूरा एरिना हीट और प्रेशर से भर जाता है। ब्लेन वार्न करता है कि अगर मैग्मार ने चारिजार्ड को लावा में खींच लिया तो उसका जीतना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन चारिजार्ड अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है और आखिरकार मैग्मार को डिफीट कर देता है और एस को मिल जाता है उसका 7 जिम बैज, वोल्केनो बैज। इसके बाद एस और उसकी गैंग सीधे निकल पड़ते हैं वरिडियन सिटी अपने आखिरी बैच की तलाश में, लेकिन जैसे ही एश वरिडियन जिम पहुंचता है उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि जिम के अंदर ऑलरेडी एक हाई लेवल बैटल चल रही थी, गैरी ओक वर्सेस गियोवानी। और गियोवानी कोई और नहीं बल्कि खुद टीम रॉकेट का बॉस होता है। बैटल शुरू होते ही गियोवानी अपने सीक्रेट वेपन म्यूटू का इस्तेमाल करता है और म्यूटू की ताकत के सामने गैरी की पूरी टीम की फट जाती है। गैरी बुरी तरह से हार चुका था और एश समझ चुका था कि उसका फाइनल चैलेंज अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज होने वाला था, लेकिन तभी अचानक आई इमरजेंसी की वजह से गियोवानी को वर्डियन जिम छोड़कर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो जिम की जिम्मेदारी टीम रॉकेट को टेम्पररी जिम लीडर बनाकर सौंप देता है। इधर एश की मुलाकात होती है गैरी ओक से और भाई साहब गैरी की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है। गैरी एश को वार्न करता है कि इस जिम लीडर को हराना इम्पॉसिबल है, ये कोई इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा दरिंदा है और इसके पोकेमॉन्स भी वैसे ही हैं। लेकिन एश तो ठहरा एश, ना डर ना डाउट, वो सीधा वर्डियन जिम के अंदर घुसता है चैलेंज देने के लिए और जैसे ही वो जिम लीडर को देखता है, प्लॉट ट्विस्ट, जिम लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद टीम रॉकेट है। बैटल शुरू होती है और शुरुआत में टीम रॉकेट डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन एश इस बार दिमाग से खेलता है, मूव्स पढ़ता है, पैटर्न समझता है और धीरे धीरे मैच को अपने कंट्रोल में ले आता है। तभी मियोथ बीच मैच में चीटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गैरी इंटरवीन करता है और टीम रॉकेट की चाल सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। अब एश फुल फॉर्म में था, पिकाचू मैदान में उतरता है और एक एक करके टीम रॉकेट के सारे पोकेमॉन्स की फाड़ देता है। टीम रॉकेट हार मान लेती है, लेकिन अर्थ बैच देने से साफ मना कर देती है। पर तभी सबसे बड़ी मुसीबत आती है, टोगेपी गलती से एक बॉम्ब ट्रिगर कर देती है। एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त होता है कि टीम रॉकेट लिटरली रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाती है और इसी के साथ एस को मिल जाता है उसका 8 जिम बैज, अर्थ बैज। अब ऑफिशियली एस के पास 8 बैजेस होते हैं, मतलब कि अब वो पोकेमॉन इंडिगो लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एश को ये तक नहीं पता था कि टूर्नामेंट कब, कहां और कैसे होने वाला है। इसीलिए वो वापस लौट रहा है अपने होम टाउन पैलेट टाउन प्रोफेसर ओक से गाइडेंस लेने के लिए। रास्ते में उसे मिलता है काफी अनयूजुअल पोकेमॉन मिस्टर माइन। मिस्टर माइन एश की मॉम को इतना पसंद आता है कि वो उसे अपने पास ही रख लेती है। पैलेट टाउन में कुछ छोटे मोटे एडवेंचर्स के बाद एश, मिस्टी और ब्रॉक फाइनली पहुंचते हैं इंडिगो प्लेट्यू, वही जगह जहां पोकेमॉन लीग होने वाली थी। एश का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर था, पूरा पैलेट टाउन उसके लिए चीयर करता है और फिर एश की फर्स्ट लीग बैटल शुरू होती है। पहले मैच में एश चूज करता है क्रैबी को। वैसे भाई तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एश ने आखिर क्रैबी को कब पकड़ा, शायद मैं बताना भूल गया, चलो छोड़ो। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शुरू होता है। एश का अपोनेंट था मैंडी, जिसने अपने एग्जीक्यूट को चुना था। मैच शुरू होते ही क्रैबी ने अपना पहला मूव दिखाया और सरप्राइजिंगली क्रैबी एग्जीक्यूट को हरा देता है और वो साला इतना जोश में आ जाता है कि क्रैबी इवॉल्व होकर किंगलर बन जाता है और अब किंगलर फुल पावर में था। वो बबल और क्रैब हैमर जैसे अपोनेंट्स को आसानी से पेल देता है। इसके बाद वो गोल्बेट के खिलाफ हाइपर बीम भी सक्सेसफुली यूज करता है, जिससे गोल्बेट भी हार जाता है और भाई किंगलर की मदद से एश ने अपने टूर्नामेंट का पहला बैटल जीत लिया। अब आता है दूसरा मुकाबला
मुकाबला ऐश ने चुना था स्क्वाडल को और ओपोनेंट था निडोरिनो। मैच शुरू होते ही निडोरिनो टैकल से स्क्वाडल पे अटैक करता है। निडोरिनो वाटर गन से डिफेंड करता है, लेकिन फिर स्क्वाडल भी वाटर गन का यूज करता है और उसे आसानी से पेल देता है और इस समय ऐश ने दूसरे बैटल को भी आसानी से जीत लिया। तीसरे दिन ऐश का अगला मैच था आइस फील्ड में। ऐश ने किंगलर को चुना था और अपोनेंट था पैटी का क्लॉइस्टर। किंगलर ने क्लॉइस्टर को आसानी से हराया। इसके बाद पैटी अपने आर्कनाइन को भेजता है। आर्कनाइन बहुत टफ था, वो किंगलर के सभी अटैक्स आसानी से डॉज कर पा रहा था। ऐश को लगा कि ये मैच मुश्किल है, तभी पिकाचू मैदान में आता है। वो थंडरबोल्ट और थंडर शॉक के कॉम्बो से आर्कनाइन को नॉकआउट कर देता है और इस तरह से ऐश ने टूर्नामेंट के पहले तीनों मैचेस जीत लिए। इंडिगो लीग के रियल टूर्नामेंट की शुरुआत अब हो रही थी। पहले 3 मैचेस सिर्फ डेमो टाइप के थे, लेकिन अब ऐश की 4th बैटल थी और इस बार स्टेक्स असली थे। वैसे भी गैरी अपने 4th बैटल में मेलिसा से ह्यूमिलेटिंग तरीके से हार गया था और ये देखकर ऐश खुद पर डाउट करने लगता है, लेकिन ब्रॉक और मिस्ट्री उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं कि ऐश तुम कर सकते हो। मैच शुरू होता है। ऐश ने अपने बल्बासोर को मैदान में उतारा। बल्बासोर ने जेनेट के बेड्रिल और सर्स्क्रिप्ट की आसानी से गुद्दी चटका दी होती है। ऐश सोच रहा था कि बस अब जीत मेरी है, लेकिन तभी जेनेट ने अपने बेलस्प्राउट को भेजा। बेलस्प्राउट ने बल्बासोर और पिकाचू की गंदी वाली धुलाई कर दी और वो इतना फास्ट पेस्ड और अनप्रिडिक्टेबल बैटल था कि अब किसी की भी जीत हो सकती थी। और अब ऐश अपना फाइनल कार्ड रिवील करता है, मग। हाँ, वही मग जिसे ऐश ने किसी रैंडम एपिसोड में पकड़ा था। बेलस्प्राउट ने मग पर अटैक किया, लेकिन मग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर मग बेलस्प्राउट के ऊपर बैठ जाता है और उसे इमोबिलाइज कर देता है, जिससे ऐश की जीत पक्की हो गई और अब वो अपने फर्स्ट रियल टूर्नामेंट विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए जंप कर रहा था। यहीं ऐश का एक नया दोस्त भी बना, रिची, जिसके पास भी एक पिकाचू था। लेकिन तभी टीम रॉकेट की एंट्री होती है। उनका प्लान था सबके पोकेबॉल्स जुड़ाना, लेकिन ऐश और रिची मिलकर उनका पीछा करते हैं और जैसे ही दोनों पिकाचू ने साथ मिलकर उन्हें थंडरबोल्ट दिया, टीम रॉकेट फिर से उड़कर भाग गई। जैसे ही ऐश और रिची की दोस्ती गहरी होने लगती है, तभी हमें पता चलता है कि उनकी अगली बैटल एक दूसरे के खिलाफ होने वाली थी। लेकिन तभी टीम रॉकेट ने अपनी हरकत शुरू कर दी। इस बार उनका प्लान था कि रिची की आवाज का इस्तेमाल करके ऐश को एक ट्रक में बंद कर देना, लेकिन इन गधों को ये नहीं पता था कि ऐश कोई आम ट्रेनर नहीं है। उसने बल्बासोर की हेल्प से ट्रक को तोड़ दिया और फिर पिजियोटो की हेल्प से स्टेडियम तक पहुंच गया ताकि अपनी बैटल लड़ सके। बैटल शुरू होता है। रिची ने मैदान में अपने बटरफ्री को उतारा और ऐश चुनता है अपने स्क्वाडल को। बटरफ्री ने स्क्वाडल को आसानी से हरा दिया, लेकिन तभी ऐश ने तुरंत पिकाचू को भेजा और पिकाचू रिची के बटरफ्री को आसानी से हरा देता है। अब रिची भेजता है अपने चार्मेलियन को। पिकाचू और चार्मेलियन की लड़ाई इंटेंस थी। रिची का चार्मेलियन पिकाचू को हरा देता है, जिससे ऐश डेस्परेट हो जाता है और एक रिस्की मूव करता है। वो चारिज़ार्ड को बैटल में उतार देता है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, चारिज़ार्ड ऐश की बात नहीं मानता है और फाइट करने से मना कर देता है। इस वजह से ऐश ये लड़ाई ऑटोमेटिकली हार जाता है। ऐश रिची को अपनी हार के बावजूद कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन अंदर से वो काफी डिमोटिवेट था। ब्रॉक और मिस्ट्री उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं कि चलो ऐश अब साथ में रिची का मैच देखने चलें। रिची अपने नेक्स्ट मैच में हार जाता है, लेकिन ऐश और रिची एक लेक के किनारे मिलते हैं और वहाँ दोनों ज्ञान देने वाली बातें शेयर करते हैं, जो सुनने में शायद आपको इंटरेस्टिंग ना लगेगी। बातों बातों में टीम रॉकेट एक बार फिर से सामने आ जाती है और ऐश, रिची और पिकाचू को अपने ट्रैप में फांस लेती है, लेकिन इस बार ऐश और रिची मिलकर टीम रॉकेट को धूल चटा देते हैं। उसके बाद लीग की क्लोजिंग सेरेमनी होती है। ऐश, रिची और बाकी टॉप ट्रेनर्स को बैचेस दिए जाते हैं। ऐश और रिची एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनेंगे और इसी तरह से सीजन 1 का एंड हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑरेंज लीग आने वाली है, जो और भी थ्रिलिंग होने वाली है और यहीं पर ऐश अपना पहला टूर्नामेंट जीतता है और वहीं उसका चारिज़ार्ड भी उसकी बातें मानना शुरू कर देता है। और अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो लाइक दबाओ, कमेंट पे हल्ला मचाओ और ऐसी वीडियोस मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।